एक ऐसा कातिल जो बर्फ की चादर में अपने खून के निशान छुपा देता है। एक ऐसा रहस्य जिसका हर सुराग सिर्फ औरतों की लाशों तक ले जाता है। और एक ऐसा जासूस जो इस खौफनाक खेल को अंत करने की कोशिश में खुद को ही खतरे में डाल देता है। ये कहानी कोई सिंपल कहानी नहीं है, एक थ्रिलर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस खून और रहस्य से भरी कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाते रहते हैं। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्नोमैन। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान बर्फ से ढके इलाके में, जहाँ एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ एक अकेले घर में रहती है। ये घर शहर से बहुत दूर है और इतना अलग थलग है कि शायद ही किसी को पता होगा कि यहाँ पर कोई रास्ता भी है। माँ और बेटा बस एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं। ना कोई पड़ोसी, ना कोई मेहमान, बस चारों ओर बर्फ और खामोशी। एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है जोनस। जैसे वो घर में दाखिल होता है, हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये आदमी उसी लड़के का पिता है। हालांकि वो इस घर में नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी वो इनसे मिलने आ जाता है। बेटे के चेहरे पर अपने पिता को देखकर काफी खुशी झलकती है। जोनस अपने साथ जरूरी सामान भी लाता है और उस दिन की शुरुआत कुछ हद तक सामान्य ही लगती है। शुरू में माहौल ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। जोनस अपने बेटे को पढ़ाने बैठता है। वो उसे क्विज देता है, लेकिन जब लड़का किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो जोनस उसको सजा के तौर पर थप्पड़ मारता है। उसकी माँ चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। क्विज खत्म होने के बाद जोनस लड़की से कहता है कि वो बाहर जाए। फिर वो माँ को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। कुछ देर तो लड़का बाहर इंतजार करता है, लेकिन फिर उसे अंदर झांकने की जिज्ञासा होती है। और जैसे ही वो देखता है, उसको समझ आता है कि उसके माँ बाप कमरे में आपसी संबंध बना रहे हैं। जोनस को भी एहसास हो जाता है कि उसका बेटा उनको देख रहा है, और तभी दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि जोनस गुस्से में कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। माँ और बेटा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वो लड़का रोता है, मिन्नतें करता है, लेकिन जोनस पर तो उसका कोई असर नहीं होता है। असल में वो पहले ही इन दोनों को अपने जीवन से अलग कर चुका है। यहाँ बस वो कभी कभी अपनी मनमर्जी से आता था। जैसे ही जोनस वहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है, माँ और बेटा उसका पीछा करने के लिए खुद गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद माँ को एहसास होता है कि अब जोनस कभी वापस नहीं आएगा, और इसी के साथ उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। वो दुख और गुस्से में गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ देती है और गाड़ी बर्फीली झील की ओर बढ़ने लगती है। बेटा लगातार चिल्लाता है, अपनी माँ से विनती करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन माँ जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी हो। तभी लड़का साहस जुटाकर हैंड ब्रेक खींचता है और आखिरी पल में गाड़ी रुक जाती है। बर्फ से ढके उस खतरनाक इलाके में लड़का अपनी माँ के पीछे पीछे बाहर आता है। वो घबराया हुआ माँ से कहता है कि नीचे की बर्फीली चट्टान कभी भी टूट सकती है, वहां पर खड़ा रहना जानलेवा है। लेकिन माँ उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। वो बस अपने बेटे को एकटक देखती रहती है, जैसे उसका मन पूरी तरह से खाली हो चुका हो। अब कुछ ही पल बीतते ही चट्टान सचमुच टूटने लगती है। कार धीरे धीरे बर्फ के नीचे खिसकने लगती है। बच्चा बुरी तरह रोने लगता है, चीख चीख कर अपनी माँ से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि उसके सिवा अब उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। मगर उसकी माँ के चेहरे पर कोई झलक नहीं होती है, न पछतावा, न डर और ना ही ममता। और फिर कार बर्फीली खाई में गिर जाती है। माँ बेटे की आंखों के सामने ही मौत को गले लगा लेती है। वो बच्चा वहीं पर खड़ा रह जाता है, अकेला, बेसहारा, अपनी माँ की चीखती हुई यादों में उलझा हुआ। अब ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। अब कहानी हमें ओस्लो शहर ले जाती है, जहाँ पर एक जासूस है। उसका नाम हैरी है। उसकी निजी जिंदगी बिखरी हुई है। हाल ही में उसका तलाक हुआ है और उसका एक बेटा भी है, जिसे वो शायद ही मिल पाता है। हैरी पेशे से एक डिटेक्टिव और ओस्लो पुलिस विभाग में काम करता है। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसके पास एक अजीब सा खत आता है। हैरी खत खोलता है तो उसमें एक चौंकाने वाली चीज होती है। उस पर एक स्नोमैन की ड्राइंग बनी होती है। वो ये समझ नहीं पाता कि ये खत किसने भेजा है और इसका मतलब क्या है। उसी शाम हैरी अपनी एक्स वाइफ राकेल से मिलने जाता है। वो मथाय नाम के एक शख्स के साथ शादी कर चुकी है। हैरी सिर्फ अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भिजवाना चाहता है, इसलिए राकेल से मिलने आया है। इसी दौरान शहर के दूसरी ओर कहानी एक नई महिला के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसका नाम है बर्टी बेकर।
बर्टी जब अपने घर लौट रही होती है तो उसको एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है और घर की ओर बढ़ती है, पीछे एक लाल रंग की कार उसका पीछा करती हुई दिखाई देती है। बर्टी ये सब नोटिस करती है, लेकिन जब वो रुकती है तो लाल कार उसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है। उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वही लाल कार पहले से उसके घर के सामने खड़ी होती है। थोड़ी घबराहट हुई, बर्टी जल्दी से घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी छोटी बेटी जोसेफीन उसका इंतजार कर रही होती है। माँ को देखकर जोसेफीन बहुत खुश हो जाती है। घर में उसका पति फिलिप भी होता है, जो बर्टी के आते ही काम पर निकल जाता है। अब माँ बेटी घर के अंदर अकेली होती है। वो दोनों साथ में कुछ समय बिताती है। बाद में जब जोसेफीन सो जाती है तो बर्टी अकेले बैठकर किताब पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी खिड़की पर कुछ टकराता है, जैसे किसी ने स्नोबॉल फेंकी हो। वो चौंक जाती है और डर के मारे खिड़की की तरफ बढ़ती है। वो बाहर झांक कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। पर तभी उसकी नजर एक स्नोमैन पर जाती है, जो घर के सामने खड़ा है, एकदम अजीब सा और रहस्यमय स्नोमैन। सुबह होती है और जोसेफीन नींद से उठती है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन बर्टी अब घर में कहीं पर नहीं होती। पूरे घर में तलाशने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो जोसेफीन घबरा जाती है। उसकी मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। दूसरी ओर हम हैरी को देखते हैं, जिसकी मुलाकात होती है कैथरीन नाम की एक नई ऑफिसर से, जो हाल ही में उसके डिपार्टमेंट में शामिल हुई है। दोनों आपस में काफी देर तक बातचीत करते हैं। इस बातचीत में कैथरीन को पता चलता है कि हैरी के पास कोई गाड़ी नहीं है और उसको शराब की लत भी है। वो ज्यादातर समय नशे में ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में बेहद माहिर है। डिपार्टमेंट में कोई भी उसके काम में दखल नहीं देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हैरी एक बेहतरीन जासूस है। बातचीत के बाद कैथरीन कहती है कि वो हैरी को घर छोड़ देगी। रास्ते में उन्हें एक नए केस के बारे में जानकारी मिलती है कि एक महिला जिसका नाम बेकर है अचानक कहीं पर गायब हो गई है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। दोनों फैसला करते हैं कि घर जाने से पहले वो बेकर के घर जाकर जांच करेंगे। बेकर के घर पहुंचकर हैरी कहता है कि मुझे बच्ची से बात करनी है। वो कैथरीन से कहता है कि तुम जाओ और पड़ोसियों से पूछताछ करो। कैथरीन पड़ोसियों से एक एक करके बात करती है। वही हैरी घर के अंदर जोसेफीन के पास पहुंचता है। वो बच्ची से बड़े प्यार से बातचीत करता है और धीरे धीरे उसको समझ आता है कि इस परिवार में काफी तनाव था। पति पत्नी अक्सर झगड़ते रहते थे और काम में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से जोसेफीन को कभी भी अपने माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिला है। ये बातें हैरी ध्यान से नोट करता है। इसके बाद कैथरीन हैरी को उसके घर छोड़ती है और खुद अपने घर चली जाती है। जैसे ही हैरी घर के अंदर आता है, उसको एक फाइल मिलती है जो कैथरीन की होती है। वो देखता है कि कैथरीन एक पुराने केस पर काम कर रही है, जिसमें एक महिला जिसका नाम लैला है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश बर्फ से ढके पहाड़ों में टुकड़ों में बटी हुई मिली थी और उसके शरीर के बीच के हिस्से को कीड़े खा रहे थे। अगले दिन हैरी कैथरीन से मिलता है। वो बताती है कि लैला की हत्या के बाद 2 और महिलाओं की जान चली गई थी। हैरानी की बात यह थी कि तीनों महिलाएं एक परिवार से थी और हाँ, उनमें अक्सर घरेलू झगड़े होते रहते थे और हर बार लाश मिलने के पास एक स्नोमैन जरूर पाया गया था। कैथरीन को लगता है कि अगली शिकार बेकर हो सकती है, क्योंकि उसके घर के बाहर भी एक स्नोमैन मिला था। इसी बीच हैरी अपने बेटे ओलोक से मिलने जाते। वो दोनों थोड़ा समय बिताते। तभी हैरी को एक और सूचना मिलती है कि सिल्विया नाम की एक महिला भी गायब हो गई है, जो शहर से थोड़ी दूरी पर रहा करती थी। कैथरीन हैरी से कहती है कि उनको वहां पर तुरंत जाना चाहिए। काफी सफर करने के बाद जब ये दोनों सिल्विया के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक लड़की मिलती है, जो कहती है कि वो खुद सिल्विया है। उनको लगता है कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया था, इसीलिए वो दोनों वहां से लौटने लगते हैं। मगर जैसे ही वो रास्ते में होते हैं, उनको दोबारा कॉल आता है कि सिल्विया की मिसिंग रिपोर्ट अभी अभी दर्ज हुई है। जब वो पूछते हैं कि रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है, तो उनको एक एड्रेस मिलता है। वहां पहुंचकर उन्हें वही लड़की फिर से मिलती है, लेकिन वो बताती है कि वो सिल्विया नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा बहन एनी है। एनी कहती है कि सिल्विया कुछ समय से गायब है। हैरी और कैथरीन चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने सिल्विया से मिलने का सोचा था। और अब जब ये सब सिल्विया के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां उसका शव मिलता है। उसका सर धड़ से अलग होता है। हैरी बाहर जाकर ढूंढने लगता है, जहां पर उसे बर्फ पर पैरों के निशान मिलते हैं। उन्हें फॉलो करते हुए वो एक स्नोमैन तक पहुंचता है, जिसके सर की जगह सिल्विया का सर लगाया गया होता है। ये मंजर बेहद डरावना होता है। अब ये साफ हो जाता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। हैरी अपने बड़े ऑफिसर्स के पास जाता है
और एक छोटी टीम बनाने की अनुमति मांगता है ताकि कैथरीन के साथ मिलकर वो कातिल को जल्द से जल्द पकड़ सके। उसके ऑफिसर्स मान जाते हैं। अब जांच करते हुए हैरी को पता चलता है कि सिल्विया और बेकर दोनों का एक ही डॉक्टर था जिसका नाम था एदार। वो तुरंत कैथरीन के साथ डॉक्टर एदार के पास पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहता है कि वो मरीजों की जानकारी साझा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कर्तव्य है उनकी गोपनीयता बनाए रखना, यानी एक कॉन्फिडेंशियल मामला है। डॉक्टर से कोई खास सुराग ना मिलने के बाद दोनों ऑफिस लौट आते हैं। अब कैथरीन के ऑफिस से जाते ही हैरी उसकी डेस्क की तलाशी लेता है। वहाँ पर उसको एक फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि डॉक्टर एदार का किसी आर्वे नाम के बिजनेसमैन से पुराना संबंध है। आर्वे ने फ्रेडरिक नाम के एक आदमी से एक कंपनी खरीदी थी और फ्रेडरिक की पत्नी लैला ही सीरियल किलर की पहले शिकार थी। इससे हैरी को समझ आता है कि कैथरीन को शक है कि इस केस में आर्वे का हाथ हो सकता है, इसलिए उसने उस पर नजर रखी थी। अब हैरी फ्रेडरिक से मिलता है। वो उससे सारी जानकारी हासिल करता है। फ्रेडरिक बताता है कि उसकी पत्नी की हत्या के वक्त एक लोकल डिटेक्टिव राफ्ट केस पर काम कर रहा था, लेकिन केस को सुलझाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हालांकि डिपार्टमेंट ने उस मौत को आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया था। हैरी अब राफ्ट के बारे में जानकारी जुटाने लगता है और उसको पता चलता है कि राफ्ट एक केबिन में रहता था। वहां पहुंचकर हैरी को पता लगता है कि राफ्ट की एक बेटी थी कैथरीन। तब हैरी को पूरी सच्चाई समझ में आती है कि कैथरीन असल में राफ्ट की ही बेटी है और वो जासूस इसलिए बनी ताकि अपने पिता के कातिल को ढूंढ सके। इसी दौरान कैथरीन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि बेकर का मोबाइल एक्टिव हुआ है और वो भी डॉक्टर एदार के घर में। कैथरीन फौरन वहां पर पहुंचती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसको वहां पर चारों तरफ सन्नाटा नजर आता है और फिर उसको बेकर की लाश दिखती है। तभी कैथरीन गैराज की तरफ जाती है जहाँ पर उसको एदार की लाश भी दिखाई देती है। हैरानी की बात ये होती है कि एदार को बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है जैसे राफ्ट की मौत हुई थी। ये दृश्य कैथरीन को अंदर से झकझोर देता है क्योंकि उसके पापा की सारी यादें एकदम से ताजा हो जाती हैं। उसे यकीन होने लगता है कि कातिल उसके साथ एक मानसिक खेल खेल रहा है। अगले दिन हैरी भी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वो और उसकी टीम हर चीज का बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं। उन्हें वहां पर सिर्फ एक इंसान के पैरों के निशान नजर आते हैं जो सीधा घर के अंदर जा रहे थे, यानी उस आदमी के पास पहले से ही घर की चाबी थी। सभी को यही लगता है कि असली कातिल एदार ही था जिसने पहले बेकर को मारा और फिर गैराज में जाकर खुद अपनी जान ले ली। अब जब ये सारी बातें सामने आती है तो डिपार्टमेंट केस को बंद कर देता है, मानो सारा मामला खत्म हो गया हो। साथ ही में कैथरीन को भी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उस पर आरोप होता है कि उसने कई सबूत डिपार्टमेंट से छुपाए हैं और केस को अपने हिसाब से चलाया है। इस फैसले से कैथरीन को गहरा झटका लगता है। उसे पूरा यकीन है कि असली कातिल अब भी जिंदा है और खुले में घूम रहा है। वो हैरी से कहती है कि इस पूरे प्लान को कातिल ने बहुत ही चालाकी से तैयार किया था ताकि सब लोग मान ले कि केस सुलझ गया है और उसकी तलाशी बंद कर दी जाए। हैरी उससे कहता है कि मुझको नहीं पता कि कातिल कौन है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कैथरीन भी हार मानने वालों से नहीं होती है। वो तय कर लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो खुद अपने हाथों से उस कातिल को खत्म करेगी। जिसके कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि आर्वे एक पार्टी आयोजित कर रहा है। वो खुद को तैयार करती है और उस पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद कैथरीन आर्वे से मिलती है और उसको धीरे धीरे बहलाने लगती है। आर्वे भी उसकी बातों में आ जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि आर्वे कैथरीन से प्राइवेट में मिलना चाहता है। जिसके बाद कैथरीन उसके कमरे में जाती है और वहां पर अपना सेटअप लगाना शुरू करती है। उसने पहले से ही एक हथियार वहां पर छुपा रखा होता है ताकि मौका मिलते ही वो आर्वे को मार सके। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद भी आर्वे वहां पर नहीं आता है और तभी अचानक वहां पर असली कातिल आ जाता है जो कैथरीन के ऊपर हमला कर देता है। कैथरीन कोशिश करती है कि छिपा हुआ हथियार निकल जाए, लेकिन कातिल उससे पहले ही उसकी उंगली काट देता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। फिर वो कैथरीन की उसी कटी हुई उंगली को लेकर लैपटॉप को अनलॉक करता है और उसमें मौजूद सारे सबूतों को डिलीट कर देता है। अगली सुबह हम हैरी को देखते हैं जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर कैथरीन की गाड़ी पर पड़ती है जो उसके घर के बाहर खड़ी होती है। जब वो कार के पास जाकर उसका दरवाजा खोलता है तो उसे उसमें से कैथरीन की लाश मिलती है जिसकी एक उंगली कटी हुई होती है। ये देखकर हैरी समझ जाता है कि ये उसी कातिल का काम है। वो तुरंत ऑफिस पहुंचता है और कैथरीन के लैपटॉप को खंगालना शुरू करता है।
लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि सारी फाइलें पहले से ही डिलीट हो चुकी थी। अब हैरी समझ जाता है कि अब उसको सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, जिसके बाद हैरी बेकर के पति फिलिप से मिलने जाता है ताकि हैरी को उससे कोई नई जानकारी मिल सके। और तभी बातों ही बातों में फिलिप बताता है कि कुछ समय पहले वो और उसकी पत्नी एक हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास गए थे जिसका नाम था डॉक्टर माथायास। जैसे ही हैरी माथायास का नाम सुनता है उसको तुरंत याद आता है कि माथायास वही इंसान है जो अब उसकी एक्स वाइफ का पति है। हैरी बिना देरी के उसके घर पहुंचता है, चुपके से उसके घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान उसको एक फोल्डर मिलता है जिसमें उन तमाम औरतों की डिटेल्स होती हैं जिन्हें सीरियल किलर ने अब तक मारा था। इसके अलावा अगला शिकार कौन हो सकता है इसकी जानकारी भी उसी में होती है। वो फाइल देखकर हैरी दंग रह जाता है क्योंकि अगला नाम राकेल का होता है, यानी उसकी एक्स वाइफ का। अब हैरी घबरा जाता है और फौरन अपने डिपार्टमेंट को कॉल करता है और कहता है कि माथायास की सारी जानकारी निकालो। जैसे उसके बैकग्राउंड की जांच होती है तब एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। माथायास वही लड़का था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसकी माँ उसके सामने ही पानी में डूब गई थी और उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब हैरी को समझ आ जाता है कि माथायास ने राकेल और उसके बेटे को उसी पुराने घर में ले जाकर छुपा रखा है और अब वक्त बहुत कम बचा है। हैरी तेजी से उस पुराने घर की ओर भागता है। जैसे वो अंदर दाखिल होता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने राकेल और ओलेग को कुर्सी से बांधकर रखा गया होता है। राकेल के गले पर एक नुकीली चेन रखी होती है जो जरा सा भी हलचल में उसके सर को धड़ से अलग कर सकती है। हैरी जैसे ही देखता है वो अपनी बंदूक नीचे रख देता है। उधर माथायास शांत स्वर में हैरी से कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर मैं तुम्हारे जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं राकेल को मार दूंगा। और हाँ, तुम भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। जिस पर हैरी माथायास से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर माथायास अपनी जिंदगी की सच्चाई बयां करता है। वो कहता है, मेरी माँ सबसे ज्यादा खुदगर्ज थी और मेरे पिता तो उनसे भी बदतर थे। पापा ने तो कभी मुझको अपनाया ही नहीं, लेकिन माँ हमेशा साथ रही। पर जब वो परेशान हुई तो उसने मेरी आंखों के सामने ही अपनी जान ले ली। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा। उसके मरने के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई और उस दिन के बाद से मेरे भीतर गुस्सा भर गया, खासकर उन औरतों के लिए जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करती हैं, जो अपने घर को तोड़ती रहती हैं। वो आगे बताता है, मैंने सिर्फ उन्हीं औरतों को नहीं मारा जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी, बल्कि उन सभी को खत्म कर दिया जो मेरे रास्ते में आई या मुझको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। माथायास की बातें सुनकर हैरी समझ जाता है कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। तभी हैरी अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है। उसको समझ आता है कि अगर वो उस चैन को सिर्फ अपनी उंगली से पकड़ ले तो राकेल की जान बच सकती है, भले ही उसकी खुद की उंगली कट जाए। वो एक झटके में चैन को पकड़ लेता है। जैसे उसने सोचा था उसकी उंगली कट जाती है, लेकिन राकेल सुरक्षित बच जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन माथायास हैरी के सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि हैरी एक ट्रेन्ड पर्सनल है। वो माथायास को जोरदार मारने लगता है। मार खाने के बाद माथायास वहां से भागता है और हैरी उसका पीछा करता है। भागते भागते दोनों एक जमी हुई झील के किनारे पहुंचते हैं। वहां माथायास अचानक गायब हो जाता है। हैरी जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो, मैं तुमको ढूंढ निकालूंगा। उसकी आवाज सुनते ही माथायास छिपे हुए स्थान से हैरी पर गोली चला देता है। गोली चलते ही हैरी जमीन पर गिर पड़ता है। माथायास उसके पास आता है और उसके सर में गोली मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और तभी उसके पैरों के नीचे की चट्टान टूट जाती है और वो सीधा झील के बर्फीले पानी में गिर जाता है। हैरी वहीं बैठकर उसको नीचे डूबते हुए देखता रहता है। वो कोई कोशिश नहीं करता उसको बचाने की, क्योंकि माथायास का यही अंजाम होना तय था। वो भी अपनी माँ की तरह ठंडे पानी में तड़प तड़प कर मारा जाता है। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।